वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद करने जा रहा है, यानी व्यापार सुगमता सूचकांक जो विश्व बैंक द्वारा निकाला जाता था, अब आगे से वो नहीं निकलेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साल 2018 और 2020 की रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक पर डेटा अनियमितता को लेकर सवाल खड़े हुए थे। वर्ल्ड बैंक ने एक जांच कराई और जांच में आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का नाम सामने आया है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा आईएमएफ में जाने से पहले वर्ल्ड बैंक की सीईओ थीं और अब उनका नाम इस जांच में सामने आया है। अनियमितता इस संदर्भ में कि इस रिपोर्ट में डेटा ठीक से एकत्रित नहीं किया जाता, जिसकी वजह से किसी देश की रैंकिंग ऊपर तो किसी देश की रैंकिंग नीचे आती है। मिसाल के तौर पर एक्स देश ने अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में तीव्र वृद्धि दर्ज की है तो वो ज़मीनी स्तर पर दिखनी भी चाहिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर विकास का अभाव नजर आता है। चिली और रूस का उदाहरण देते हुए एक अखबार में आर्टिकल छपा था जिसमें कहा गया था कि अगर आप देखें तो चिली की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में रैंकिंग लगातार गिरी 2014 से 2017 के बीच में, लेकिन चिली में निवेश और विनिर्माण काफ़ी तेज़ी से हुआ, यानी वो मजबूत स्थिति में था, तब भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में उसकी रैंकिंग गिरती चली गई। यानी जो मानक प्रक्रिया अपनाई जा रही है विश्व बैंक की आधार गणना को लेकर, वो बहुत पुरानी है और उसमें नई प्रक्रियाओं का अभाव है। ऐसे ही अगर रूस का उदाहरण लें तो साल 2012 में रशिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 120वें स्थान पर था, लेकिन 6 वर्षों के अंतराल में ही वो 20वें स्थान पर पहुंच गया। इसके बावजूद रूस में इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं हुआ। दरअसल व्यापार सुगमता सूचकांक की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये सूचकांक केवल आर्थिक राजधानियों को आधार बनाता है, उनकी व्यापारिक स्थिति के अनुसार ही पूरे देश की व्यापार स्थिति को मान लेता है, जिस वजह से किसी देश की रैंकिंग ऊपर या नीचे हो जाती है। अगर आप भारत की बात करें तो ये सूचकांक दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरों की व्यापारिक स्थिति का डेटा इकट्ठा करता है और इस आधार पर पूरे भारत की रैंकिंग निर्धारित होती है, जो कि गलत है। अगर इस रिपोर्ट के मानकों की बात करें तो इस रिपोर्ट में कुल 10 मानक हैं, जिसमें सबसे पहला है व्यापार शुरू कैसे किया जाता है, यानी स्टार्टिंग अ बिजनेस, फिर निर्माण के लिए परमिट यानी डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, देन गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद संपत्ति का पंजीकरण, फिर आपको ऋण वहाँ पर कितना उपलब्ध है या नहीं यानी गेटिंग क्रेडिट, उसके बाद अल्पसंख्यक निवेशकों की वहाँ पर सुरक्षा की स्थिति कैसी है यानी प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, फिर पेइंग टैक्सेस यानी करों का भुगतान करने की सुगमता वहाँ पर कितनी ज़्यादा है, फिर ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स यानी सीमाओं के पार व्यापार करना कितना आसान है, अनुबंध लागू करना कितना आसान है यानी इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, और सबसे अंत में अगर कोई कंपनी दिवालिया होती है तो दिवालियापन होने पर क्या समाधान है यानी रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। तो ये 10 मानक हैं जिनके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार होती है और इन्हीं के डेटा इकट्ठा करने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अगर विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक आप जानते हैं 1994 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। इसके साथ ही आईएमएफ की भी स्थापना उसी वर्ष हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के रूप में भी जानते हैं। वैसे अगर आप विश्व बैंक के नाम को लेकर कहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD को ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। अगर इसकी अन्य रिपोर्ट की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अलावा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, रेमिटांस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, द सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, ये कुछ इंडेक्स हैं जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये थी बात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में कि क्यों बंद हो रही है ये रिपोर्ट। अब विश्व बैंक का कहना है कि वो इसे तब लेकर आएगा जब इसके लिए नई प्रक्रिया अपना ली जाएंगी और नए मानक अपनाए जाएंगे। अब इस वीडियो पर आधारित एक सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती? ए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, बी रेमिटांस रिपोर्ट, सी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स या डी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।